हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर बहू बेटे के लिए करे और बहू अपने मायके के लिए करे। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सैल जी सुबह के 7 बजे की ट्रेन से अपने बेटे के घर से वापस अपने घर आ रही थी। उनका बेटा सुनील जी अपनी माँ को रेलवे स्टेशन से लेकर अब घर घुसे थे। जैसे घर घुसे उनकी माँ सैल जी जाकर हॉल में सोफे पर बैठी और अपने साथ लाई बैग को पास में रखी। कविता जी उनकी बहू झटपट उनके पास आई और बड़े सहद लगाकर बोली, और माँ कैसी हो, कैसा रहा सफ़र, दीदी के पास मन लगा, और दीदी कैसी है। और फिर उनका बैग अपने सामने ला खोलने लगी। सैल जी कही, सब ठीक है बेटा, अभी आराम से थोड़ा बैठ जा, अभी क्या तुरंत बैग खोलना है। कविता जी बोली, बैग से सारा सामान निकाल कर रख देती हूँ, आखिर यह भी तो एक काम है। सैल जी कुछ नहीं बोली। वह भी जानती थी कि उनकी बहू कितना काम करती है और उसका बैग खोलने का क्या मकसद है। कविता ने बैग खोली और उसमें से सामान निकालने लगी। उसमें नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हॉर्लिक्स, दूध पाउडर, नारियल तेल, हल्की सूती साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ठंड में पहनने वाला पैजामा, थर्माकोल के ब्लाउज, स्वेटर, शॉल और साथ में था एक सोने की डिब्बी जिसमें था नाक का कांटा। नाक का सोने का कांटा देख कविता कही, अरे वाह, यह कांटा तो मेरी बेटी सोना पहनेगी, उसके नाक में अच्छे लगते हैं, अच्छा लगेगा। और साड़ी उठाकर उलट पलट के देखने लगी। बोली, इतना प्यारा कलर है, इतना हल्का साड़ी है, अभी ठंडा खत्म होते के साथ तो गर्मी आएगी, यहाँ पर तो कितनी गर्मी पड़ती है, यह साड़ी तो मैं ही पहनूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। सैल जी कही कि पर साड़ी देते समय मेरी बेटी कही थी कि माँ यह साड़ी तुम ही पहनना, गर्मियों में सूती साड़ी पहनना आरामदायक रहेगा और यह रंग की साड़ी तुम्हें अच्छी लगेगी, और भारी साड़ी अब तुम पहन नहीं पाती तो यह हल्की साड़ी तुम्हारे लिए संभालना आसान रहेगा। ऐसा कह के उसने दिया था तो यह साड़ी तो मैं ही पहनूंगी। कविता बोली, छोड़ो ना माँ, बेटियाँ तो ऐसे ही बोलती है, अब उनको क्या पता कि आपने पहनी कि नहीं, कि मैंने पहना और मैं पहनेंगी तो दीदी को बुरा थोड़े लगेगा, उनको तो खुशी होगी कि उनकी भाभी ने पहना। कहते हुए झट से अपने हाथ में सामान ले ली और चली गई। बैग की सारा सामान बाहर बिखरा था। कविता जो सारा सामान उठाकर रखने को कहकर बैग खोली थी कि मैं सारा सामान जमा देती हूँ, उठाकर रखती हूँ, कोई सामान नहीं उठाई, बस अपने मतलब की चीज़ उठाई और चलते बनी। सैल जी धीरे धीरे सारा सामान जो बाहर पड़ा था बैग में वापस भरी और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर नहा धोकर फ्रेश हुई। इतने में उनका 5 वर्षीय पोता उनके पास आया। बोला, दादी आपको मैंने बहुत याद किया, पता है आप चले गए थे तो मैं आपको बहुत याद किया, हर दिन याद किया, कितने दिन बाद आप आए हो, आपको मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सैल जी का मन भर गया। वो बोली, बेटा बस अब कभी नहीं जाऊंगी इतना दिन तक अपना राजा बेटा को छोड़कर। पोता बोला, दादी मुझे कलर खरीदना है, मुझे कॉपी खरीदना है, और पता है मेरा जूता फट गया है तो मेरा जूता भी खरीदवा देना। सैल जी कहे कि बेटा तेरा पापा आएंगे तो बोल देना। पोता बोला, नहीं, आज आप शाम को मेरे साथ चलना और आप मुझे खरीदवा देना बस, और मैं कुछ नहीं जानता। सैल जी को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने बड़ी शांति और प्यार से पूछी, क्यों बेटा मेरे अकाउंट में पैसा आया है क्या। मासूम बच्चा बोल दिया, हाँ दादी आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, सुबह सुबह पापा बता रहे थे माँ को कि आपके अकाउंट पर पैसा आ गया है। सैल जी बोली, हाँ बेटा मैं समझ गई थी तुम्हारी फरमाइश सुनकर कि मेरे अकाउंट में ज़रूर पैसा आया होगा, तभी इतनी लंबी तुम्हारी लिस्ट आई है ना। मासूम बच्चा उतना समझ नहीं पाया और हाँ कहते भाग गया। सुबह का नाश्ता करने के बाद सैल जी अपने कमरे में जाकर लेट गई। दिन को 2 बजे उठकर फिर खाना खाई और फिर थोड़ा देर के लिए लेट गई। रात भर का और दिन भर का ट्रेन में सफ़र करना उनके शरीर को थोड़ा थका दिया था। ऊपर से बूढ़ा शरीर, थोड़ा थकावट तो ज़्यादा हो ही जाती। 4 बजे के समय वह उठकर मंदिर की ओर चली गई। मंदिर से लौटने के बाद अपने घर में दिया बाती करने के बाद अपने स्वर्गीय पति के फोटो के सामने एक दिया जलाते हुए वह उनसे मन ही मन कहने लगी, आप क्या सोच के अपने घर में बहू लेकर आए थे कि हमारी बहू हमारे घर आएगी, हमारा घर स्वर्ग बनेगा, हमारा जीवन और सुखमय होगा, हमें मान सम्मान मिलेगा। जीवन भर इतना मेहनत किया है, इतना संघर्ष किया है, बुढ़ापा थोड़ा आराम से और शांति से गुजरेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों चले गए आप, मुझे भी साथ ले जाते। जो गरीब घर की लड़की जो हमारे घर बहू बन के आने के बाद उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, ये सोचकर प्यार दुलार से रखे, वो आज मेरी से सास का भी सम्मान का रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्या करूं।
सैलजी के परिवार में सैलजी की 4 बेटियां, एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। 8 साल पहले सैलजी के पति ने अपनी पसंद की एक गरीब घर की लड़की को पसंद करके अपने बेटे से शादी करवाई थी। बहू इस हद की गरीब घर की लड़की थी कि वह मात्र 2 साड़ी में अपने घर से सैलजी के घर में शादी करके आई थी। सैलजी कहती है कि उनकी बहू शादी के समय अपने घर से 2 साड़ी लेकर आई थी। वह भी पुरानी हल्के कलर की सूती साड़ी, ऐसी साड़ी कि एक तरफ से थूक दो तो दूसरी तरफ से थूक निकल जाए। और आज वह बहू अपने सास की हर खुशी को मार रही है, हर इच्छा को खत्म कर रही है। चारों बेटियों की शादी हो चुकी थी। कविता को शादी कर लाने के बाद सैलजी के पति की 2 साल बाद मृत्यु हो गई और उसके 4-5 महीने बाद पता चला कि कविता माँ बनने वाली है। फिर 10 महीने बाद कविता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दी। अपने पति के जाने का गम सैलजी को बहुत ही खलता था, लेकिन अपने पोते के आने की खुशी में वह ऐसे झूमी कि वह अपने पति को भूल गई। वह अब अपने पति को याद तो करती थी, लेकिन उनके दुख में एक मरहम का काम उनका पोता किया था। कविता लगभग हर 2-4 महीने में अपनी माँ को मायके में सामान भेजती, अपने भाई को पैसे भेजती। सैलजी सब जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। उनका कहना था कि बेटी अपनी माँ भाई के लिए कुछ करे तो क्या बुरा है। उन्हें तो बस शिकायत थी कि कविता अपनी सास के लिए इतना रूखा बेगाना व्यवहार क्यों रखती है। खैर, दिन निकल रहे थे। सैलजी और कविता में बहुत अच्छा बनाव नहीं था, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, बस साथ में एक घर में दिन कट रहे थे। एक दिन सैलजी का बेटा अपने दुकान से घर आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी कमर की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई। उसे अस्पताल में दिखाया गया और वहाँ के हॉस्पिटल ने वहाँ से 30 किलोमीटर दूर दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया, जो एक बहुत बड़ा सुविधा युक्त हॉस्पिटल था। 30 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में सैलजी ने अपने बेटे को एडमिट किया। वहाँ पर उनका भतीजा भी रहता था। उन्होंने अपने भतीजे को फ़ोन की कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। उनका भतीजा का वहाँ जाना माना नाम था। जिस हॉस्पिटल में सैलजी का बेटा सुनील एडमिट था, वहाँ का सर्जन डॉक्टर से भतीजे का बहुत अच्छा जान पहचान का था। भतीजे ने सर्जन से बात की और सर्जन बोला कि यार, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं अपना फीस तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल का खर्चा, दूसरे डॉक्टर का खर्चा और अगर जो भी ऑपरेशन में लगने वाले सामान का खर्चा हो, बस वह सब का खर्चा तुम्हें लगेगा, मैं अपना फीस नहीं लूँगा। भतीजे ने कहा कि तुमने इतना मदद किया, यह भी बहुत है। सुनील हॉस्पिटल में एडमिट था। उसी हॉस्पिटल के बहुत पास में ही कविता की बहन का घर था। सैलजी कविता को कही कि मेरा और तेरा खाना थोड़ी बहुत ज़रूरत तेरी बहन के घर से कर लेते हैं, पर कविता ने खुद मना कर दी। कही, नहीं माँ, बहन के घर में उसके सास ससुर भी रहते हैं, इतना आसान नहीं होगा उसके लिए इतना सब कुछ करना। हार कर सैलजी और कविता दोनों भतीजे के ही घर में रहे। वहीं से ही हॉस्पिटल का खाना जाता। खैर, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि कमर की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा चोट आई है, उसकी वजह से वहाँ पर उन्हें एक रॉड लगानी पड़ेगी और रीढ़ की हड्डी को स्क्रू लगाकर उसे फिक्स करना पड़ेगा। 15 दिन वही हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इतने दिन में कविता की बहन सिर्फ एक बार देखने आई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले सैलजी, कविता और भतीजा बहू साथ में थे। कविता अपनी बहन की मजबूरियां बताने लगी कि उसकी मजबूरी थी नहीं तो वह ज़रूर मदद करती और साथ ही सैलजी की योगदान को नज़रअंदाज करती। भतीजा बहू को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सैलजी के सामने ही कविता को बोली, कविता, आज तुम यहाँ पर इतने बेफिक्र होकर रह रही हो, तुम्हारा पति एडमिट है, उनका ऑपरेशन का फीस तुम्हारे डॉक्टर सर्जन ने फीस नहीं लिया, जो ऊपरी खर्चा हॉस्पिटल का है, जैसे ऑपरेशन रूम का खर्चा, दूसरे और डॉक्टर का खर्चा, जो रॉड लग रहा है उसका खर्च या हॉस्पिटल में रुकने का खर्च, बस यही सब तुम्हारा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारा फीस नहीं लिया। तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलती है, सारी सुविधा मिल रही है, तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जो तुम बोलती हो वह तुम्हें मिल जाता है, तुम्हें हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसलिए नहीं कि तुम कविता हो, इसलिए कि तुम सैलजी की बहू हो। तुम्हें जितना कुछ भी मिल रहा है या जितना भी कुछ तेरे लिए किया जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ सैलजी की वजह से किया जा रहा है। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारे पति को नहीं जानते, हम सिर्फ अपनी बुआ सैलजी को जानते हैं। तुम कहती है ना सैलजी का कुछ योगदान नहीं है, वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, वह तुम्हारे घर का अभी भी काम करती है। जहाँ अपनी सारी बेटियों के घर जाती है, उनके बेटियों के घर से जितना सामान आता है उनमें से आधा सामान तो तुम ही रख लेती है। वृद्धा पेंशन योजना के नाम पर जहाँ उनका अकाउंट में पैसा आता है, अपने बेटे को आगे कर उनसे सामान खरीदवा लेती है। खैर छोड़ो। कविता का मुंह बंद हो गया। सही तो था, सैलजी और ससुर अपनी ज़िंदगी भर अपने बेटे बहू के लिए करते रहे। कविता अपनी सास का करना
को उनका कर्तव्य कही, लेकिन जब उनका बहू का करने का समय आया तो वह बस अपने मायके वालों के लिए करती थी, आंखें बंद कर, अपनी सास ससुर अपने ससुराल को नज़रअंदाज कर। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।